गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है मेद धातु के प्राकृत कर्म, मेद क्षय के लक्षण, मेद वृद्धि लक्षण और मेद प्रदोष स्वीकार। ठीक है, तो इसके पहले वीडियोस में हमने देखा रस, रक्त, मांस, इन तीनों धातु के प्राकृत कर्म, इनके क्षय के लक्षण और इनके वृद्धि के लक्षण तथा इनके प्रदोष स्वीकार। अगर आपने इन तीनों टॉपिक्स पे वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके दोष आदि विज्ञानम अध्याय के प्लेलिस्ट पे जाके इन तीनों टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेद धातु, सबसे पहले हम देखते हैं मेद धातु के प्राकृत कर्म। तो आचार्य सुश्रुत ने सूत स्थान अध्याय 15 में मेद धातु का प्राकृत कर्म जो बताया वो है कि मेधा स्नेह स्वेदौ दृढ़त्वम पुष्टिम अस्थना च। एक बार फिर से बोलता हूँ, मेधा स्नेह स्वेदौ दृढ़त्वम पुष्टिम अस्थना च, अस्थिनाम च। ठीक है, तो मेद धातु का जो प्राकृतिक कर्म है पहला है वो शरीर का स्नेहन करना, दूसरा स्वेद उत्पन्न करना मतलब पसीना लाना, तीसरा शरीर को दृढ़ करना या मजबूत करना तथा अस्थियों को पुष्ट करना। ये हो गया मेद धातु का प्राकृतिक कर्म। अब हम देखते हैं मेद क्षय के लक्षण। तो आचार्य चरक ने सूत स्थान अध्याय 17वें में मेद क्षय के लक्षण का वर्णन करते हुए कहा है कि संधि नाम स्फुटनम ग्लानिर्क्षणो रायास एव च लक्षणम मेधसी क्षीणे तनुत्वम च उदरश्च। एक बार फिर से बोलता हूँ, संधि नाम स्फुटनम ग्लानिर्क्षणो रायासा एव च लक्षणम मेधसी क्षीणे तनुत्वम च उदरश्च। आचार्य सुश्रुत ने सूत स्थान अध्याय 15 में मेद क्षय लक्षण का जो वर्णन करते हुए कहा है कि मेद क्षय प्लीहा अभिवृद्धि संधि शून्यता रोक्षम मेद उदर मांस प्रार्थना च। मेद क्षय प्लीहा अभिवृद्धि संधि शून्यता रोक्षम मेद उदर मांस प्रार्थना च। ठीक है, आचार्य वाग्भट के अनुसार उन्होंने वर्णन किया अष्टांग हृदय सूत्रस्थान अध्याय 11 में। देख लेते हैं, मेदसी स्वप्नम कटया प्लीहो वृद्धि कृस अंगतम। मेदसी स्वप्नम कटया प्लीहो वृद्धि कृस अंगतम। तो अगर आपको याद करना है तो आप सुश्रुत का याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेद क्षय के लक्षण एक एक करके। तो सबसे पहला जो बताया गया वो है कि संधि स्फुटन मतलब जॉइंट क्रिपिटेशन, दूसरा है अच्छी ग्लानि मतलब इरिटेशन इन आइज, तीसरा है आयास लेसिट्यूड उदर में तुनता, चौथा है हमारा डिक्रीज इन वेस्ट सरकमफ्रेंस, पांचवा है प्लीहा अभिवृद्धि मतलब स्प्लीनोमेगेली, छठवां है संधि शून्यता डिक्रीज्ड स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट्स, सातवां है रौच मतलब ड्राइनेस, आठवां है मेद उदर प्रार्थना मतलब डिजायर ऑफ फैटी फूड, नौवां है कटी स्वप्नम मतलब हिप नमनेस और 10वां है क्रिस अंगता मतलब मसल वेस्टिंग। तो ये हो गया हमारा मेद क्षय के लक्षण। अब देखते हैं मेद वृद्धि के लक्षण। तो इसका जो वर्णन आचार्य सुश्रुत ने सूत अध्याय 15 में किया है, जो कि है मेधा स्निग्ध अंगतम उदर पार्श्व वृद्धि का श्वास आदिनन दौर्गंधम च। एक बार फिर से बोलता हूँ, मेधा स्निग्ध अंगतम उदर पार्श्व वृद्धि का श्वास आदिन दौर्गंधम च। वाग्भट ने इसका वर्णन किया है अष्टांग हृदय सूत स्थान अध्याय 11 में, जो कि है मेधस तथा श्रमम अल्पे अपि चेष्टिते श्वासम स्फिक स्तनो उदर लंबनम। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं मेद वृद्धि के लक्षण। तो पहला है स्निग्ध अंगता मतलब एक्सेसिव सीबम और स्वेट प्रोडक्शन, दूसरा है उदर वृद्धि मतलब इंक्रीज्ड वेस्ट सर्कमफ्रेंस, तीसरा है पार्श्व वृद्धि मतलब इंक्रीज एब्डोमिनल फैट, चौथा है कास कफ, पांचवा है श्वास ब्रीथलेसनेस, छठवां है दौर्गंध मतलब बैड स्मेल, सातवां है श्रम अल्पे अपि चेष्टिते मतलब टायर्डनेस इवन आफ्टर माइल्ड एक्टिविटी, आठवां है स्फिग स्तन उदर लंबनम मतलब एक्स्ट्रा फैट अराउंड वेस्ट। तो ये हो गया मेद वृद्धि के लक्षण। अब देखते हैं हम मेद प्रदोष विकार। तो आचार्य सुश्रुत ने अध्याय 28 में जो इसका वर्णन किया है वो है कि निंदितानि प्रमेहाणाम पूर्व रूपाणि यानी च। एक बार फिर से बोलता हूँ, निंदितानि प्रमेहाणाम पूर्व रूपाणि यानी च। ये हो गया आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं ये हो गया आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने सूत स्थान अध्याय 24 में इसका वर्णन किया है, जो कि है ग्रंथि वृद्धि गलगंड अर्बुद
मेदजौ ओष्ठ प्रकोप मधुमेह अति स्थौल अति श्वेत प्रभृतयो मेदो दोषजा। ग्रंथि वृद्धि गलगंड अर्बुद मेदजौ ओष्ठ प्रकोप मधुमेह अति स्थौल्य अति स्वेद प्रभृतयो मेदो दोषजा। तो अब हम मेद प्रदोषज विकार के एक एक करके लक्षण देते हैं। पहला जो बताया गया वो है अष्टनिंदित व्याधि। अष्टनिंदित अध्याय में वर्णित विमेद अधिक से होने वाले दोषों को चरक ने वर्णित किया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है जो कि हमारा आयुषो ह्रास, मतलब आयु अल्प होना। दूसरा है जब उपरोध, मतलब किसी भी कार्य में गति न्यून होना। तीसरा है कृच व्यवायता, मतलब मैथुन में कष्ट होना। चौथा है दौर्बल, मतलब धातुओं में विषमता उत्पन्न होने से दौर्बल व कर्म में अनुत्साह या कार्य में अनुत्साह। पांचवा है दौर्गंध, मतलब मेदस्वी पुरुष में श्वेत अधिक होने से दौर्गंध उत्पन्न करना होता है। छठवां है हमारा स्वेदाबाद, मतलब पसीने से अधिक कष्ट होना। सातवां है अति क्षुधा, मतलब अधिक मात्रा में भूख लगना। आठवां है अति पिपासा, मतलब अधिक मात्रा में प्यास लगना। तो ये हो गए मेद प्रदोषज विकार जो कि आते हैं अष्टनिंदित व्याधि। अब देखते हैं हम सेकंड जो बताया गया है। पहला हो गया अष्टनिंदित व्याधि, अब दूसरा है प्रमेह पूर्व रूप। ठीक है, प्रमेह पूर्व रूप। तो आचार चरक के अनुसार प्रमेह के 10 दोष से होते हैं जो कफ के समधर्मी होते हैं। इनमें से भी मेद धातु में सर्वप्रथम दुष्टि उत्पन्न होती है। प्रमेह के पूर्व रूप इस प्रकार हैं: केशों की जटिलता, मुख में मधुरता होना, हाथ पैर में शून्यता, दाह, मुख तालु और कंठ का सूखना, प्यास, आलस, शरीर में मलों की अधिकता, शरीर के छिद्रों में मल का अधिक लिप्त होना, सारे अंगों में दाह व शून्यता, शरीर पर और मूत्र पर चींटियों का बैठना आदि। तो ये हो गया प्रमेह का पूर्व रूप। सेकंड देखते हैं हम, थर्ड देखते हैं हम ग्रंथि। तो यहाँ पर षड्विध ग्रंथियों में से मेद की दृष्टि से उत्पन्न मेद ग्रंथियों का ग्रहण करना चाहिए। मेदोज ग्रंथि शरीर की वृद्धि के साथ बढ़ती है तथा क्षय के साथ घटती है एवं स्पर्श में स्निग्ध होती है। ठीक। चौथा है हमारा वृद्धि। वात आदि दोष प्रकोपित होकर फल, मतलब वृषण तथा उसके कोष में जाने वाली धमनी में जाकर फल तथा कोष की वृद्धि करते हैं, उसे वृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वृषण की वृद्धि होती है और कोषों की अंडों की वृद्धि होती है। पांचवा है हमारा गलगंड, मतलब पूर्ण वर्णन इसका हो गया है। गंडमाला का भी हो गया। अर्बुद का देखते हैं। अर्बुद के 6 भेद बताए गए हैं, जिनमें तो अर्बुद के जो 6 भेद बताए गए हैं, ठीक है, तो उसमें हमें इस प्रकरण में, मतलब मेद प्रदोषज विकार में हम मेदोज अर्बुद का ग्रहण करेंगे यहाँ पे। आठवां है हमारा मेदोज ओष्ठ, मतलब मेदोज ओष्ठ प्रकोप में स्फटिक के समान स्राव बहता है तथा ओष्ठ गुरु हो जाते हैं। ठीक। नौवां है हमारा मधुमेह। वात के कारण प्रमेह के 10 दूष दूषित होकर कषाय, मधुर, पांडु, रुक्ष मूत्र त्याग कराते हैं। ये मधुमेह हो गया। 10वां है हमारा 10th पॉइंट, जो कि है अति स्थौल। स्रोतों में मेद का संचय होने से वहाँ स्थित वायु कोष्ठ में विशेष रूप से संचित होकर अग्नि को प्रदीप्त करती है, जिससे आहार का शीघ्र पाचन हो जाता है। वह मनुष्य आहार को अधिक मात्रा में व अधिक बार खाने की इच्छा करता है, परिणाम स्वरूप स्थूलता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो स्रोतों में मेदों का संचय होने से, मतलब इकट्ठा होने से, वहाँ पे स्थित जो वायु रहती है कोष्ठ में विशेष रूप से संचित होकर अग्नि को बढ़ा देती है, मतलब प्रदीप्त कर देती है, जिससे शीघ्र ही आहार का या खाए हुए अन्न का पाचन हो जाता है, जिससे मनुष्य को अधिक मात्रा में व अधिक बार खाने की इच्छा या भूख लगती है। इसके परिणाम स्वरूप स्थूलता उत्पन्न या मोटापा उत्पन्न हो जाता है। 11वां पॉइंट है हमारा अतिस्वेद। ठीक है, तो अतिस्वेद में स्वेद मेद धातु का मल होता है। जो स्वेद होता है वो मेद धातु का मल होता है, यह आप आगे पढ़ेंगे। इसलिए जिस व्यक्ति में मेदो धातु दृष्टि मिलते हैं उसमें स्वेद अधिक का मिलना स्वाभाविक है। अगर मेद धातु दुष्ट है तो उस व्यक्ति में स्वेद का अधिक निकलना स्वाभाविक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया मेद प्रदोषज विकार, मेद वृद्धि लक्षण, मेद क्षय लक्षण और मेद धातु के प्राकृत कर्म। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अस्थि धातु के प्राकृत कर्म, अस्थि क्षय के लक्षण, अस्थि वृद्धि के लक्षण, अस्थि प्रदोषज विकार। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में तो आप हमें अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप नीचे दी गई या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके हमारे ब्लॉग पे जाके इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तथा अगर आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, वहाँ से आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।